Hello students, welcome back in our chapter India during the struggle period 1206 AD to 1757 AD। और हम जो है ऑलरेडी कहाँ तक का डिस्कस कर चुके हैं। हमने इस चैप्टर में 1206 से शुरू किया था, ठीक है, और कहाँ तक पहुँच गए हम 1707 में। क्या हुआ? मुगल एम्परर औरंगजेब की मौत के बाद जितने भी कि 1206 AD से हमने शुरू किया। सबसे पहले जो है हमने किसको देखा? इल्बरी डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी, जिसको यामिनी डायनेस्टी भी बोला जाता है। और उसके बाद जो है खिलजी डायनेस्टी आई, और खिलजी डायनेस्टी के बाद हमने देखा तुगलक डायनेस्टी को। तुगलक डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी आई, और सैयद डायनेस्टी के बाद आती है यहाँ दिल्ली सल्तनत पर लोदी डायनेस्टी। और लोदी डायनेस्टी के इब्राहिम लोदी को हराकर जो है अब टर्किश रूलर खत्म हो जाता है और किसका आ जाता है? मुगल्स का शासन आ जाता है। और कौन बनता है शासक? बाबर। बाबर जो है वो मुगल डायनेस्टी की स्थापना इंडिया में कर देता है। किसको हराकर? इब्राहिम लोदी को, पानीपत की फर्स्ट बैटल में 1526 में, ठीक है। 1526 में मुगल डायनेस्टी जो है उसकी स्थापना इंडिया में हो जाती है, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब कल की क्लास में हमने देखा था कि 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद बाकी जितने भी मुगल रूलर्स आए वो कैसे थे? वीक रूलर्स थे। 1707 से 1857 के बीच के जो थे मुगल डायनेस्टी के रूलर्स जो थे वो कैसे थे? वीक थे। तो हमने उनको ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस किया, मुगल एम्परर औरंगजेब तक डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि मुगल एम्परर औरंगजेब की मौत के बाद उसके 4 बेटे थे। सबसे बड़ा जो मौजम शाह था वही बाद में बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से शासक बनता है। एक जो है वो छोड़कर, एक बेटा जो है वो सब कुछ छोड़कर अफगान चला जाता है, और अकबर जो है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। इस तरीके से मौजम शाह या बहादुर शाह फर्स्ट शासक बन जाता है, और धीरे धीरे मुगल डायनेस्टी जो है वो डेक्लाइन होनी शुरू हो जाती है। आज हमें जो डिस्कस करना था वो करना था राजस्थान के कंटेक्स्ट में जो अपोजिंग रूलर हुए हैं मुगल एम्परर्स के या सपोर्टिंग रूलर्स हुए हैं उनको डिस्कस करना था। तो आज हम अपने चैप्टर में चलते हैं। तो हमने कल की क्लास में एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड जो है इसको डिस्कस कर लिया था कि मुगल पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, कौन कौन पदाधिकारी होते थे। और आज हमें डिस्कस करना था अपोजिशन एंड कॉपरेशन विद द रूलर्स इन कंटेक्स्ट ऑफ राजस्थान, कि राजस्थान के संदर्भ में कि किन किन लोगों ने अपोजिशन किया मुगल डायनेस्टी का और किन किन लोगों ने कॉपरेट किया। और उनमें इम्पोर्टेंट जो हैं वो है राव सेखा, हामिर चौहान, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, राय सिंह ऑफ बीकानेर, उसके बाद सवाई जय सिंह और अमर सिंह राठौड़। इनको हमें आज डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इस कंटेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे किसको? राव सेखा को। देखिए, महाराव सेखा वाज बोर्न ऑन 24 सितंबर 1433 AD। महाराव सेखा जो है इनका जन्म जो है 24 सितंबर 1433 ईस्वी में हुआ। हिज फादर्स नेम वाज मोकल एंड हिज मदर्स नेम वाज निर्वाण। अब राव सेखा के पिता का नाम तो क्या था? मोकल था, और माँ का नाम क्या था? निर्वाण था। राव मोकल वाज द चीफटेन ऑफ नान इन आमेर स्टेट। अब राव मोकल जो है ये क्या थे? सरदार थे नान के, और ये नान जो है कहाँ पड़ता था? आमेर स्टेट में पड़ता था, यानी आमेर जयपुर जिसको हम कह सकते हैं, उसमें नान नाम का जो है एक विलेज बोल सकते हैं आप या टाउन बोल सकते हैं, उसका चीफ टेन था मोकल और उसी का बेटा था महाराव सेखा।
तो इसका नाम तो एक्चुअल में शेखा ही था, महाराव जो है इसको बाद में उपाधि दी जाती है। तो एट द एज ऑफ 12 शेखा टुक अप हिज फादर्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन 1445 AD। अब आप देखेंगे 1433 में जन्मा था, 1445 में ही अपने पिता का स्थान जो है ये ग्रहण कर लेता है, उनकी जिम्मेदारियां जो है वो उठा लेता है, किसकी? चीफटेन की। ठीक है। उदयकरण द रूलर ऑफ आमेर हैड अडॉर्न्ड शेखा विद द टाइटल ऑफ महाराव। अब देखिए उदयकरण उस समय क्या था? आमेर या जयपुर का शासक था और वो इसकी शेखा की बहादुरी को देखते हुए शेखा को टाइटल देता है, किसका? महाराव का। यस कि उसने उसको क्या दी? महाराव की टाइटल दे दिया। अब इसका नाम क्या होगा? महाराव शेखा। पहले इसका नाम शेखा ही होता है और 12 वर्ष की उम्र में ही अपने पिता की सारी जिम्मेदारियां ये उठा लेता है। इस वजह से इसको जो है उपाधि दे दी जाती है महाराव की। अब ये बन जाता है महाराव शेखा। At the age of 16, he performed a sudden attack on Sankla Rajputs of Naharchal, Multan and Sevar and emerged victorious। और जब महाराव शेखा 16 वर्ष का होता है तो वो अचानक हमला करता है सांखला राजपूत जो हैं नाहरचल के, उनके ऊपर और मुल्तान पर और सेवर पर, और इन तीनों आक्रमणों में ये क्या रहता है? विजयी रहता है, क्योंकि पावरफुल होता है। दिस वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेडिशन ऑफ महाराव, और ये पहला सफलतम आक्रमण था किसका? महाराव का। From 1473 AD to 1477 AD, Rao Shekha took assistance of Pani Pathans and gained victory on Naub Singh, Jatu up to Dadri and on other Jatu Rajputs। अब देखिए 1473 से लेकर 1477 के बीच में यानी 4 साल के पीरियड में राव शेखा जो है इसको असिस्टेंस यानी सहायता मिल जाती है, किसकी? पानी पठान्स की। इसलिए ये मदद करते हैं, मदद से राव शेखा जो है विजय प्राप्त कर लेता है, विक्ट्री प्राप्त कर लेता है नौब सिंह जाटू पर, कहाँ तक? दादरी तक, और अदर जो जाटू राजपूत हैं उन पर भी अपना कंट्रोल कर लेता है। He extended the boundaries of his empire by gaining victory on Istar Khan till Hasi and by occupying Hisar from Heda Khan Kamkhani। अब देखिए राव शेखा जो है वो अपने साम्राज्य की सीमाएं जो है, बाउंड्रीज जो हैं उनको और ज़्यादा बढ़ा लेता है। क्यों? क्योंकि वो विजय प्राप्त कर लेता है इस्तार खान पर भी, और कहाँ तक अपना साम्राज्य बना लेता है? हांसी तक, और उसके बाद ये हिसार से लेकर हेड़ा खान कायम खानी तक अपना कंट्रोल बना लेता है। यानी ये बहुत ही बहादुर, ब्रेव और पावरफुल रूलर होता है, अपने साम्राज्य की सीमाएं जो है बहुत ज्यादा फैला लेता है। अब देखिए ही मेड आमेरसर हिज कैपिटल इन 1449 AD। महाराव शेखा जो है वो आमेरसर को अपनी राजधानी बनाता है 1449 AD में। अब शेखा बिल्ड द टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगदीश इन आमेरसर एंड सिकारगढ़ फोर्ट इन 1477 AD। अब देखिए छोटी सी उम्र में ही शेखा जो है वो इतनी विजय प्राप्त कर लेता है, इतना साम्राज्य विस्तार कर लेता है, उसके बाद वो आमेरसर में लॉर्ड जगदीश का मंदिर बनवाता है और सिकारगढ़ किले का निर्माण करवाता है 1477 ईस्वी में। ठीक है। अब आप देखेंगे 33 में जन्मा हुआ बच्चा जो है 77 में आते आते कितना पावरफुल बन जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो ये डायग्राम जो है ये किसका है? ये महाराव शेखा का है। अब देखिए महाराव शेखा जो है इतना पावरफुल ब्रेव रूलर था
ही डाइड एट रलावता इन 1488 AD, यानी अब ये 55 की एज में जो है रलावता में मर जाता है। वेयर ए छतरी हैज बीन बिल्ट इन हिज मेमोरी, और रलावता में एक कैनोटफ जिसको हम बोल सकते हैं या छतरी जिसको हम बोलते हैं वो उसकी याद में बनाई गई है। महाराव सेखा फोर्ट 52 बैटल्स इन हिज लाइफ टाइम। देखिए 55 वर्ष की उम्र में तो मर ही जाता है, लेकिन अपने जीवन काल में ये 52 युद्ध लड़ता है, 52 लड़ाइयां लड़ता है। ही इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ शेखावत सब क्लेन ऑफ कच्छावा डायनेस्टी। अब देखिए राव शेखा जो है, इसको शेखावत जो उपजाति है किसकी, कछवा वंश जो है राजपूतों का, उसी की उपजाति है शेखावत। उसका फाउंडर जो है किसको माना गया है, राव शेखा को माना गया है। हिज वाइफ गंगा कुमारी बिल्ट कल्याण जी टेम्पल इन फ्रंट ऑफ आमेरसर फोर्ट। अब देखिए राव शेखा ने तो आमेरसर में जगदीश टेम्पल बनवाया। अब इनकी पत्नी जो है गंगा कुमारी, वो भी कल्याण जी का मंदिर बनवाती है, कहाँ, आमेरसर के किले के सामने। तो इस तरीके से हमने देखा किसको, महाराव शेखा को। और ये महाराव शेखा जो है कैसा था, बहुत ही ब्रेव एंड पावरफुल रूलर। ये क्या था, सिर्फ एक चीफटेन था, लेकिन अपनी ब्रेवरी के कारण ये अपने साम्राज्य का विस्तार जो है बहुत ज्यादा कर लेता है। अब देखिए महाराव शेखा के बाद में हम डिस्कस करेंगे किसको, हामिर देव चौहान को। हामिर देव चौहान जो है ये शासन करता है 1282 AD से 1301 AD तक। तो आफ्टर बाघभट हिज सन जैत्र सिंह, जिसको जयसिम्हा भी कहा जाता था, बिकेम द रूलर ऑफ रणथंबोर। बाघभट के बाद उनका बेटा जैत्र सिंह या जयसिम्हा जो है वो रणथंबोर का शासक बनता है। ड्यूरिंग हिज टर्म जैत्र सिंह अपॉइंटेड हिज, और अपने शासन काल में जैत्र सिंह जो है वो अपॉइंट करता है किसको, यंगर सन हामिर देव एज हिज सक्सेसर एंड एंथोन्ड हिम इन 1282 AD। देखिए हामिर देव जो है ये अपने पिता का बड़ा बेटा नहीं था, परंतु अपनी मौत से पहले राजा जो है अपनी इच्छा से अपना उत्तराधिकार चुन लेता था। तो इसी तरीके से जैत्र सिंह जो है उसने अपने छोटे बेटे हामिर देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और उसको 1282 में राजगद्दी पर बिठा दिया। Soon after ascending the throne, Hamir Dev adopted the policy of Digvijay and collected tax from Mandalgarh by defeating King Arjun of Bhimras। और जैसे ही हामिर देव जो है ये राजगद्दी पर बैठा तो इसने दिग्विजय नीति अपनाई। दिग्विजय नीति के बारे में हमें जो है हमारी बुक में ज़्यादा नहीं दे रखा है। जहाँ तक हमारा अनुमान है दिग्विजय का मतलब होता है बड़ी जीत, दूर दूर तक विजय प्राप्त करना, ताकि टैक्स जो है कलेक्शन हो सके। तो इसने दिग्विजय पॉलिसी अपनाई और उसके बाद टैक्स कलेक्शन करना शुरू कर दिया। कहाँ से? मांडलगढ़ से भी, क्योंकि वहाँ का जो शासक जो था अर्जुन ऑफ भीमरास, भीमरास का शासक अर्जुन जो था उसको हराने के बाद उसने मांडलगढ़ जो है उससे भी टैक्स कलेक्शन शुरू कर दिया। ही डिफीटेड परमार रूलर भोज ऑफ द साउथ एंड प्रोसीडेड टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड रिटर्न टू रणथंबोर वाया चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर। अब देखिए भोज जो है, ही डिफीटेड परमार रूलर भोज ऑफ द साउथ। साउथ में परमार शासक था भोज, उसको भी हामिर देव ने हराया। और उसके बाद प्रोसीडेड टुवर्ड्स द नॉर्थ, दक्षिण में भोज को हराने के बाद उत्तर की तरफ आगे बढ़े और
रणथंभौर वापस किधर से लौटे? चित्तौड़ से होते हुए, यानी चित्तौड़ से होते हुए वापस रणथंभौर लौटे। फिर चित्तौड़ से आबू, आबू से वर्धनपुर काठियावाड़ जो ये गुजरात वाला इलाका है, फिर अजमेर के पुष्कर और चंपा वाले इलाके से होते हुए ये वापस रणथंभौर पहुंचे। इन रणथंभौर ही परफॉर्म्ड कोटी यज्ञ। अब देखिए हामिर देव की दिग्विजय पॉलिसी क्या थी, जिसको हम समझ सकते हैं किससे? दिग्विजय पॉलिसी। दिग्विजय पॉलिसी का मतलब ये हो गया कि हामिर जो है स्प्रेड हिज एम्पायर नॉर्थ टू साउथ, सॉरी उल्टा लिख दिया, साउथ टू नॉर्थ है। अब देखिए साउथ में वो क्या करता है? अर्जुन ऑफ भीमरस को क्या करता है? डिफीट करता है। ठीक है, और फिर वापस लौटता है तो कहां से होता हुआ लौटता है? इन रिटर्निंग टुवर्ड्स नॉर्थ, वो किसको जीत लेता है? आप देखेंगे चित्तौड़ को, आबू, फिर कुछ इलाका जो है गुजरात का, और पुष्कर एटसेट्रा, और उसके बाद कहाँ पहुंचता है? रणथंभौर। तो यही इसकी क्या है? दिग्विजय पॉलिसी है कि अपने साम्राज्य को ज्यादा से ज्यादा क्या कर देना? फैला देना, एक्सटेंड कर देना। अब देखिए वापस जैसे रणथंभौर लौटता है तो किधर से होते हुए? चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर और पुष्कर, चंपा वाले इलाके से वापस लौटता है। इन रणथंभौर ही परफॉर्म्ड 40 यज्ञ टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री। और फिर जब वापस रणथंभौर पहुंच जाता है तो जिन इलाकों को जीत कर वापस पहुंचता उन इलाकों की जीत की खुशी में ये क्या करता है? लौटकर कोटी यज्ञ जो है वो करता है। हामिर fought 17 battles out of which he emerged victorious in 16। अब हामिर ने अपने जीवन काल में 17 लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से 16 में वो विजय हुआ। 17वीं लड़ाई जो है वो कब हुई? जब इस कोटी यज्ञ के लास्ट डे उसका मौन व्रत चल रहा होता है तो खिलजी जो है इस पर आक्रमण करता है। तो ये अपने जो सैनिक हैं उनको युद्ध करने के लिए भेजता है। अब उनको खिलजी जो है वो ब्राइब कर देता है। ब्राइब करने की वजह से ये हार जाता है। बाकी हामिर देव चौहान जो है बाकी की 16 जो बैटल उसने लड़ी उनमें वो विजय हो जाता है, यानी 16 में वो जीत जाता है। 17वीं लड़ाई जो है वो उसकी आखिरी लड़ाई होती है जिसमें वो हार जाता है। When Jalaluddin Khilji Delhi noticed the increasing power of Hamir Dev, he proceeded towards Ranthambore। जब हामिर देव ये दिग्विजय पॉलिसी के तहत इलाकों को जीत रहा था, विभिन्न जो प्लेसेस जो थे जिनमें आपने देखा होगा, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि नॉर्थ में वो
साउथ में वो पहले परमार रूलर भोज को हराता है, यानी साउथ पर कंट्रोल करता है परमार रूलर भोज को हराकर, फिर नॉर्थ की साइड वापस लौटता है। तो बीच में रास्ते में जो चित्तौड़ है, आबू है, वर्धनपुर है, पुष्कर है, चंपा है, इन पर भी अपना कंट्रोल कर लेता है। और इसी विजय की खुशी में ये कोटियेज ने करता है, तो इसकी पावर बढ़ती है। पावर बढ़ती है तो उसको देखकर जलालुद्दीन खिलजी जो है उसको नोटिस होता है कि हामिर देव चौहान जो है उसकी पावर बढ़ रही है, कहीं उसको भी उससे कोई खतरा ना हो, इसलिए वो रणथंबोर की तरफ आगे बढ़ता है। कौन? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी प्रोसीडेड फ्रॉम जहीन टुवर्ड्स रणथंबोर। अब ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है ये रणथंबोर की तरफ किधर से बढ़ता है? जहीन की तरफ से बढ़ता है। और जहीन जो है ये रणथंबोर की कुंजी माना जाता था। तो रणथंबोर की तरफ बढ़ता है तो जहीन से बढ़ता है एंड सराउंडेड द फोर्ट, और फिर जहीन से आगे बढ़ते हुए क्या करता है? रणथंबोर के किले को घेर लेता है। After many efforts, when the Sultan did not succeeded, he thought of winding up his enclosure. अब ये जलालुद्दीन खिलजी जो है काफी समय तक प्रयास करता है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है, यानी रणथंबोर के किले में प्रवेश नहीं कर पाता है। तो बाद में वो सोच लेता है कि वो अब अपने इस घेराव को क्या कर लेगा? वाइंडिंग अप कर लेगा, हटा लेगा। जलालुद्दीन खिलजी remained unsuccessful in demolishing the strong frontier of हामिर देव। जलालुद्दीन खिलजी जो है वह हामिर देव की जो मजबूत सीमा जो थी उसको नहीं तोड़ पाया, प्रवेश नहीं कर पाया। फाइनली इन जून 1291 AD सुल्तान लेफ्ट रणथंबोर फोर्ट एंड प्रोसीडेड टुवर्ड्स दिल्ली। और अंत में उसको क्या करना पड़ा? जलालुद्दीन खिलजी को रणथंबोर के किले को छोड़ना पड़ा और वापस दिल्ली की तरफ भागना पड़ा। In 1296 AD, Jalaluddin's nephew and son-in-law Alauddin Khilji assassinated him and became the Sultan of Delhi, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 1296 में जलालुद्दीन का जो भतीजा या सन इन लो यानी दामाद जो था, कौन? अलाउद्दीन खिलजी, वो जलालुद्दीन को धोखे से मार देता है, असैसिनेट कर देता है और खुद दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। अब अलाउद्दीन खिलजी could not tolerate the power of the Chauhans and started planning to annex रणथंबोर। अब अलाउद्दीन खिलजी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था, तो जब उसने इसके बारे में जाना, किसके बारे में? हामिर देव के बारे में या चौहानों की पावर के बारे में, कि चौहानों का पावर इतना बढ़ रहा है, तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सका और योजना बनानी शुरू कर दी रणथंबोर को छीनने की, अनेक्स करने की। एट द सेम टाइम ही गोट एन एक्सक्यूज, और छीनने का बहाना ढूंढ रहा था कि किस तरीके से वो हामिर देव चौहान पर आक्रमण करे। इतने में उसको एक एक्सक्यूज जो है यानी बहाना जो है वो भी मिल गया। बहाना क्या मिला? अकॉर्डिंग टू हामिर महाकाव्य, हामिर महाकाव्य के अनुसार दिस एक्सक्यूज वाज, ये बहाना क्या था? वाज हामिर, ये बहाना हामिर का क्या था? कि हामिर ने क्या किया था? प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू अलाउद्दीन मंगोलियन रिबेल, कि मोहम्मद शाह, कि अलाउद्दीन का एक मंगोलियन क्रांतिकारी था मोहम्मद शाह, ये जो है ये अलाउद्दीन की लूटा हुआ सामान बूटी लेकर भाग आया था और कहाँ शरण ले ली? हामिर देव के फोर्ट में इसने शरण ले ली। और राजपूत जो है वो वचन के पक्के थे, उनकी शरण में जो आता था उसकी रक्षा वो करते थे। तो इसके चलते जो है ये मोहम्मद शाह जो है रिबेल जो है मंगोलियन रिबेल, ये प्रोटेक्शन के लिए कहाँ जाता है? हामिर देव के पास आ जाता है। और हामिर देव जो है घर आए मेहमान को मना नहीं करता, उसको प्रोटेक्शन दे देता है। और यही बहाना जो है अलाउद्दीन खिलजी को मिल जाता है हामिर देव पर अटैक करने का। वो चाहता तो एक्चुअल में अटैक करना ही है, लेकिन पहले कहता है कि उसका जो ये रिबेल है वो उसको सरेंडर कर दे। तो हामिर देव मना कर देता है कि मैं घर आए या शरण में आए व्यक्ति को नहीं सौंप सकता। तो ये कहता है युद्ध करना पड़ेगा, तैयार हूँ। और अलाउद्दीन खिलजी जो है
वो हामिर से युद्ध करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो गुस्सा दिखाता है। जब वो उससे मांगता है तो वो मना कर देता है। अब देखिए, मंगोलियन कमांडर मोहम्मद शाह गैदर्ड द एंटायर बूटी, रिवोल्टेड अगेंस्ट अलाउद्दीन्स आर्मी एंड सोट रेफ्यूज एट हामिर्स प्लेस। अब क्या होता है कि ये मंगोलियन सेनापति मोहम्मद शाह जो है ये सारा लूट का सामान कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है और अलाउद्दीन की सेना के विरुद्ध विद्रोह कर देता है और फिर भागकर कहाँ चला जाता है? हामिर के पास चला जाता है शरण लेने के लिए। हामिर क्लियरली रिफ्यूज टू हैंड ओवर द पीपल हु हैड कम टू हिम फॉर प्रोटेक्शन। अब अलाउद्दीन उससे पूछता है उस रिबेल को रिटर्न करने का, मोहम्मद शाह को रिटर्न करने का, लेकिन हामिर जो है वो साफ साफ मना कर देता है कि मैं अपने शरण में आए व्यक्ति जो सुरक्षा के लिए मेरे पास आया है मैं उसको नहीं दूंगा। अलाउद्दीन वाज फ्यूरियस एट दिस एंड ऑर्डर्ड द इन्वेशन ऑफ रणथंबोर। और इस बात से अलाउद्दीन जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और आदेश दे देता है रणथंबोर पर हमला करने का। अलाउद्दीन खिलजी सेंट हिज रॉयल आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ उलुग खान एंड नुसरत खान टू इन्वेड रणथंबोर फोर्ट एट द एंड ऑफ 1299 AD। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी जो है अपनी शाही सेना जो है वो उलुग खान और नुसरत खान के नेतृत्व में रणथंबोर के किले की तरफ भेज देता है 1299 ईस्वी में। द रॉयल आर्मी अटैक्ड जहीन विच वॉज रिगार्डेड एज द की टू द रोड टुवर्ड्स रणथंबोर। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना भी उलुग खान और नुसरत खान के नेतृत्व में उसी रास्ते से जिस रास्ते से जलालुद्दीन खिलजी गया था जहीन के किले से, उसी मार्ग से आक्रमण करती है, क्योंकि जहीन जो है उसको क्या माना जाता था? की टू द रोड टुवर्ड्स रणथंबोर, यानी रणथंबोर के किले की कुंजी या चाबी कहा जाता था। तो वहीं से हमला इस रॉयल आर्मी ने किया। एट दैट टाइम हामिर देव वाज ऑब्जर्विंग साइलेंस आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ कोटी यज्ञ। और जब हामिर देव ये हमला कब हुआ? अलाउद्दीन खिलजी का हमला कब हुआ? जब इस कोटी यज्ञ का अंतिम समय था और उस समय हामिर देव जो है उसका मौन व्रत चल रहा था। हामिर sent his 2 soldiers named भीम सिंह एंड धर्म सिंह to confront the enemies। अब हामिर क्या करता है? अपने 2 सेनापति भेजता है, 2 सैनिक भेजता है, भीम सिंह और धर्म सिंह। और ये इसके बहुत ही लॉयल सेनापति होते हैं, लेकिन इनके साथ भी ये धोखा करता है। बोथ ऑफ देम डिफीटेड अलाउद्दीन्स आर्मी। अब जब ये भीम सिंह और धर्म सिंह सेना का या दुश्मन का सामना करने जाते हैं तो दोनों जो है अलाउद्दीन की सेना को हरा देते हैं और अलाउद्दीन की सेना भाग जाती है। भीम सिंह एंड धर्म सिंह प्रोसीडेड टुवर्ड्स रणथंबोर टेकिंग द बूटी अलोंग। और जब सेना भाग जाती है तो ये सोच लेते हैं कि अलाउद्दीन की सेना भाग गई है, हार गया है अलाउद्दीन, तो युद्ध में जीता हुआ सामान लेकर ये रणथंबोर की तरफ चल देते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है पीछे से सेना वापस भेज देता है। As they reached near Ranthambore fort, they got the news that the army of enemies is again proceeding towards the fort। और जैसे ही भीम सिंह और धर्म सिंह रणथंबोर के किले के पास पहुंचते हैं तो उनको सूचना मिलती है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना एक बार फिर किले की तरफ या दुश्मन सेना एक बार फिर किले की तरफ बढ़ रही है। तो आगे क्या होता है? भीम सिंह सेंट धर्म सिंह बैक टू रणथंबोर एंड ही हिमसेल्फ कन्फ्रंटेड द एनिमीज। तो अब देखिए, भीम सिंह जो है वो धर्म सिंह को कहता है तू ये बूटी लेकर कहाँ चला जा? रणथंबोर चला जा और मैं इन दुश्मनों का सामना करता हूँ। यानी भीम सिंह और धर्म सिंह जो है दोनों अलग अलग हो जाते हैं। धर्म सिंह जो है वो वापस रणथंबोर के किले में जाता है, पीछे से जो है भीम सिंह सामना करता है दुश्मनों का। दिस टाइम उलुग खान डिफीटेड द राजपूत आर्मी इन विच भीम सिंह वाज किल्ड व्हाइल फाइटिंग। और अब की बार जो है उलुग खान जो है वो राजपूत सेना को हरा देता है, क्योंकि
भीम सिंह अकेला पड़ जाता है। उस समय उलुग खान जो है वो भीम सिंह को युद्ध में मार भी देता है, यानी भीम सिंह युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते मारा जाता है। उलुग खान डिड नॉट प्रोसीड टुवर्ड्स रणथंबोर एंड रिटर्न टू दिल्ली। और यहाँ से उलुग खान जो है भीम सिंह को मारने के बाद आगे नहीं बढ़ता है रणथंबोर की तरफ, वहीं से वापस दिल्ली लौट जाता है। After this, Alauddin Khilji sent Ulugh Khan and Nusrat Khan again along with a massive army to invade रणथंबोर। और जब वो रणथंबोर पहुंचे बिना वापस लौट जाता है रास्ते से, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है एक बार फिर जो है उलुग खान और नुसरत खान को दोबारा भेजता है एक मैसिव आर्मी के साथ, बड़ी सी सेना के साथ, कहाँ? रणथंबोर पर हमला करने के लिए। The army surrounded the Ranthambore fort and started breaking its wall, and at that time Nusrat Khan died due to a blow of cannon that was fired from the fort। अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो है वो रणथंबोर के किले को चारों ओर से घेर लेती है और किले की दीवारें तोड़ने का प्रयास करती है, लेकिन उस समय किले की दीवार तो नहीं टूट पाती है, लेकिन किले से एक तोप चलाई जाती है और उस तोप के ब्लो से नुसरत खान जो है वो मारा जाता है। अब इधर उलुग खान अकेला बच जाता है। When the Turkish army came to know about all this, it started to run away। और जब इस तुर्क सेना को ये पता चला कि उनका सेनापति नुसरत खान जो है वो मारा गया है, तो सेना वहां से वापस दौड़ पड़ती है। Seeing all this, Ulugh Khan sent the news of death of Nusrat Khan and fleeing away of the army to Alauddin Khilji and asked him to send more soldiers। अब जब सेना भाग खड़ी हुई तो नुसरत खान जो है वो सूचना भिजवाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास कि किस तरीके से उलुग खान जो है वो सूचना भिजवाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास कि किस तरीके से नुसरत खान जो है वो कैनन से मारा गया और उसकी सेना जो है भाग खड़ी हुई। तो वो अलाउद्दीन से कहता है कि मुझे और ज़्यादा सैनिकों की ज़रूरत है, और सैनिक भेजो। Alauddin realized the intensity of the situation and he charged towards Ranthambore with a large army। और अब जब अलाउद्दीन ये बात सुनता है, ये संदेश सुनता है, तो उसको मामले की गंभीरता जो है वो समझ में आती है। इस वजह से वो क्या करता है, स्वयं बड़ी सी सेना लेकर रणथंबोर की तरफ जो है बढ़ जाता है। The fort was surrounded। अब रणथंबोर का किला घेर लिया जाता है। This siege remained for many days। और ये घेराव जो है काफी समय तक, कई दिनों तक चलता है। When rainy season was approaching, जब बारिश का मौसम आने लगा तो सेना कितने दिन पड़ी रह सकती है, तो बारिश का मौसम आने लगा। And the reports of fires, revolts in Delhi and Awadh started to hit the Sultan। और फिर पीछे से दिल्ली और अवध में जो विद्रोह हो रहे थे उनकी सूचना भी अलाउद्दीन को मिलती है। तो अलाउद्दीन चिंतित हो जाता है कि इधर तो यार ये महल में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, हम दीवारें नहीं तोड़ पा रहे हैं, उधर से विद्रोह हो रहे हैं, तो ये और ज़्यादा परेशान हो जाता है। ही बिकेम कंसर्न्ड, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है। ही प्लेन्ड ट्रेजन एंड डिसाइडेड टू कनकर रणथंबोर थ्रू ट्रेजन। अब वो जो है धोखे की योजना बनाना शुरू कर लेता है और तय कर लेता है कि अब वो क्या करेगा, रणथंबोर को धोखे से जीतेगा, ट्रेजन से जीतेगा। वैसा ट्रेजन होता है देशद्रोह, तो यहाँ जो है देशद्रोह ये किसी दूसरे से करवाता है। और वो दूसरा कौन होता है? अलाउद्दीन सेंट ए मैसेज टू हामिर टू मेक एन अलायंस विद हिम, कि अलाउद्दीन संदेशा भिजवा देता है हामिर के पास कि भाई मैं तेरे साथ समझौता करना चाहता हूँ, शांति वार्ता करना चाहता हूँ। हामिर सेंट टू ऑफ हिज कमांडर्स रणमल एंड रतिपाल टू फोर्ज एन अलायंस इन द रॉयल कोर्ट। इसलिए हामिर जो है अपने दो सेनापति रणमल और रतिपाल दोनों को भेज देता है कि जाओ आप जो है वो जो शांति संधि जो है, शांति वार्ता जो है उसको करियाओ। द सुल्तान ब्राइब्ड रणमल एंड रतिपाल विद द कंट्रोल ऑफ द फोर्ट एंड ब्रॉट देम इन हिज फेवर। और यहाँ पर सुल्तान जो है रणमल और रतिपाल दोनों को क्या कर लेता है, घूस दे देता है, ब्राइब कर देता है और उनको धोखे से अपने साथ मिला लेता है। ड्यू टू betrayal of both these commanders, the Turkish came to know about the secret road to go inside the fort। अब जब रणमल और रतिपाल दोनों सेनापति बिक जाते हैं
तो ये जो है अलाउद्दीन की सेना को जो खुफिया रास्ता जो है महल में जाने का, किले में जाने का, वो बता देते हैं। वहां से ये तुर्क सेना जो है किले में प्रवेश कर जाती है। द टर्किश आर्मी रीच्ड इनसाइड द फोर्ट थ्रू द सीक्रेट रोड। और अब ये तुर्क सेना जो है इस सीक्रेट रोड से जो है रणथंबोर के किले में प्रवेश कर जाती है। अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्रियंस, as the Muslims had surrounded the fort for more than a year, severe scarcity of food grains had taken place inside the fort. और इतिहासकारों के अनुसार जब इस मुस्लिम सेना ने किले को काफी समय तक, लगभग 6 महीने तक घेर के रखा था, सॉरी मोर देन ए ईयर, 1 साल से ज्यादा समय तक घेर के रखा था, इस वजह से महल के अंदर या किले के अंदर अनाज की जो है बिल्कुल कमी आ गई थी। In such a condition, Hamir decided not to remain enclosed inside the fort and to attack the enemy. और ऐसी स्थिति में हामिर ने किले के अंदर बंद रहने की न सोचकर क्या तय किया कि अब वो बाहर निकलकर दुश्मन पर हमला करेंगे। Before the attack, the Rajput women performed जल जोहर under the guidance of Hamir's queen रंगा देवी and his daughter पद्मला। लेकिन राजपूतों के हमले से पहले ही राजपूत महिलाएं जो थी उन्होंने जल जोहर किया। किसके नेतृत्व में? हामिर देव की पत्नी रानी रंगा देवी के नेतृत्व में और उनकी बेटी पद्मला के नेतृत्व में। आफ्टर दिस द राजपूत सोल्जर्स गोट ड्रेस्ड अप इन ऑरेंज क्लॉथ्स एंड ओपन्ड द गेट्स ऑफ द फोर्ट। और उनके जोहर के बाद जो है राजपूत सैनिकों ने भी केसरिया बाना पहना और किले के दरवाजे खोल दिए। A fierce battle took place between both the armies in which Hamir was martyred. अब देखिए इन दोनों सेनाओं में ही घमासान युद्ध हुआ और इस घमासान युद्ध में हामिर जो है वो शहीद हो गए। अलाउद्दीन खिलजी established his rule over रणथंबोर फोर्ट on 11th July 1301 AD। अब अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपना शासन जो है रणथंबोर के किले पर 11 जुलाई 1301 ईस्वी में स्थापित कर देता है। अलाउद्दीन गोट हामिर्स कमांडर्स रणमल एंड रतिपाल किल्ड। अब अलाउद्दीन जो है हामिर के जो सेनापति जिन्होंने धोखा किया था हामिर के साथ, रणमल और रतिपाल, उन दोनों को भी मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उसने ये कहा कि जब तुम अपने अच्छे मालिक के ही फेथफुल नहीं रह सके तो मेरे कैसे रहोगे, मैं तो बहुत बुरा हूं। तो commenting that if they could not be faithful to their good master, how could they be faithful to him in the future? कि वो अपने अच्छे मालिक के ही फेथफुल नहीं रहे तो भविष्य में मेरे फेथफुल कैसे रह सकते हो, इसलिए उन दोनों को मार दिया। In the battle of Ranthambore, a scholar Amir Khusro was also present with Alauddin Khilji. अब इस रणथंबोर की लड़ाई में एक विद्वान आमिर खुसरो जो है वो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। Even after sacrificing his entire family, Hamir became famous for keeping his word and as a man who refused to hand over those persons who reposed faith in him for protection. अब देखिए यहाँ तक कि अपने पूरे परिवार को बलिदान करने के बावजूद भी हामिर देव ने अपने वचनों का पालन किया, यानी कि अपने वचनों का पालन, अपनी बात जो उन्होंने जो वादा किया था, प्रॉमिस किया था मोहम्मद शाह को प्रोटेक्ट करने का, उसको निभाने के लिए इन्होंने अपने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया अलाउद्दीन को उस व्यक्ति को हैंडओवर करने के लिए जिस व्यक्ति ने सुरक्षा के लिए हामिर पर विश्वास किया था। इट हैज़ बीन सेड फॉर हामिर इन फोक लैंग्वेज, और ये हामिर के लिए जो हमारे लोक भाषा जो है उसमें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, एत्रिया तेल हामिर हाथ चढ़े ना दूजी बार। कि सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फलत एक बार, सिंह की सवारी सतपुरुष का वचन और केले का फल एक ही बार होता है। तिरिया को तेल और हामिर के हाथ अगर कोई आ गया तो वो दोबारा नहीं आता। तो
तो इन मेमोरी ऑफ हिज फादर जयसिंह रेन ऑफ 32 years, हामिर built a छतरी with 32 pillars in रणथंभौर fort which is also renowned as न्याय की छतरी, the canotop of justice। अब अपने पिता जयसिंह यानी हामिर देव चौहान के पिता जयसिंह ने जो है रणथंभौर पर 32 साल तक शासन किया और उनके 32 साल के शासन की याद में हामिर देव ने रणथंभौर के किले के दरवाजे पर 32 खंभों वाली छतरी जो है वो बनवाई, जिसको न्याय की छतरी या द कैनोटॉप ऑफ जस्टिस कहा जाता है। हामिर देव built a पद्मला पॉन्ड इन द नेम ऑफ हिज डॉटर पद्मला। हामिर देव ने अपनी बेटी पद्मला की याद में जो है पद्मला तालाब जो है वो बनवाया वहीं रणथंभौर के किले में। ए पोइट नेम्ड बीजादित्य लिव्ड इन हामिर्स कोर्ट, और हामिर के दरबार में एक कवि बीजादित्य नाम का कवि भी रहता था। आफ्टर हामिर्स डेथ द रूल ऑफ चौहान्स ऑफ रणथंभौर, और हामिर की मौत के बाद रणथंभौर में चौहानों का शासन जो है वो क्या हो गया था, खत्म हो गया था। तो इस तरीके से आज हमने महाराव शेखा के बारे में पढ़ा, हामिर देव चौहान के बारे में पढ़ा। क्लास थोड़ी लंबी हो गई बट इंटरेस्टिंग थी। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप को, और महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे तो और ज़्यादा इंटरेस्ट हमें आएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।